अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं GTV न्यूज। मैं हूं साजिद हसन और मैं हूं जवेरिया अली। झूठ झूठ और बस झूठ। साबिक DG FIA बशीर मेमन जो भी बात कर रहा है झूठी कर रहा है, वजीर आजम इमरान खान ने वाजे कर दिया। एंकर पर्सन और सीनियर सहाफियों से मुलाकात में कहा कि जहांगीर तरीन के मामले में इंसाफ होगा। शुगर स्कैंडल की तहकीकाती टीम में कोई तब्दीली नहीं की गई है। खातून अव्वल की तस्वीर पर मरियम नवाज पर दहशत गर्दी का मुकदमा बनाने का कभी नहीं कहा। जाहिर है चीफ एग्जीक्यूटिव वो उन्होंने मुझे कहा था। वजीर आजम इमरान खान ने आपको ये कहा? जाहिर है वही चीफ एग्जीक्यूटिव है ना पाकिस्तान के, ही इज इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर। इनके तमाम इल्जामात को डिनाई भी कर दिया है। मेरे लॉयर्स ने आज इनको लीगल नोटिस भी इशू कर दिया है। जिंदा हाथी लाख का, मुर्दा 1.25 लाख का। ओहदे से रिटायरमेंट के बाद साबिक DG FIA बशीर मेमन के बयान ने अच्छों की नींदें उड़ा दी। वजीर आजम इमरान खान ने बशीर मेमन के तमाम दावों को मुस्तरद कर दिया। इमरान खान ने कहा कि बशीर मेमन जो भी बात कर रहा है झूठी है। बशीर मेमन ने आसिफ जरदारी JIT केसेस पर एक बार अपडेट किया था, लेकिन मैंने कभी किसी के बारे में केसेस बनाने का नहीं कहा। इमरान खान बोले, काबीना मीटिंग में जरूर कहा कि ख्वाजा आसिफ के खिलाफ तहकीकात होनी चाहिए। वजीर आजम ने एक बार फिर अपने इस अज़म का इजहार किया कि जहांगीर तरीन के मामले में इंसाफ होगा और जरूर होगा। शुगर स्कैंडल की तहकीकात करने वाली टीम में तब्दीली नहीं की गई। डॉक्टर रिजवान को हटाया नहीं गया। अबू बकर खुदाबख्श भी उनके साथ ही होंगे। इस मामले में शहजाद अकबर को भी साइड लाइन नहीं किया गया। सेनेटर अली जफर ये देखेंगे कि कहीं कोई असर व रसूख तो इस्तेमाल नहीं कर रहा। खातून अव्वल की तस्वीर के हवाले से इमरान खान ने वाजे कर दिया कि इस मामले पर मरियम नवाज पर दहशत गर्दी का मुकदमा बनाने का भी कभी नहीं कहा। कराची में हल्का NA 249 के ज़िमनी इंतखाब का मार्का कौन जीतेगा, कुछ देर में फैसला हो जाएगा। अब तक के गैर सरकारी और गैर हतमी नताइज के मुताबिक मुस्लिम लीग नून का पलड़ा भारी नजर आ रहा है, जबकि पीपल्स पार्टी और कलअदम तहरीक लब्बैक दूसरे और तीसरे नंबर पर है। मुस्लिम लीग नून के कारकुनान ने जश्न मनाना भी शुरू कर दिया है। क्या तफसीलात है, जान लेते हैं खावर हुसैन से। खावर, बताइएगा हल्के में इस वक्त क्या आप सूरत हाल देख रहे हैं? मुस्लिम लीग नून के लोग जश्न भी मना रहे हैं? जी जवेरिया, बिल्कुल अभी से ही यहाँ पर जश्न का समा है। मैं इस वक्त मुस्लिम लीग नून के मरकज़ी इलेक्शन ऑफिस में मौजूद हूँ और आप मेरे अक़ब में देख सकते हैं कि यहाँ पर बड़ी तादाद में मुस्लिम लीग नून के कारकुनान जमा हैं, जो ढोल की थाप पर रक़्स कर रहे हैं, भंगड़े डाल रहे हैं, खुशी मना रहे हैं, क्योंकि अभी तक के जो नताइज मौसूल हुए हैं 276 पोलिंग स्टेशन में से 64 पोलिंग स्टेशन के नताइज अब तक मौसूल हो चुके हैं, जिनके मुताबिक अब तक मुस्लिम लीग नून ने 5686 वोट हासिल किए हैं, जबकि दूसरे नंबर पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी 2528 वोट लेकर दूसरे नंबर पर है। पाकिस्तान पाक सरजमीन पार्टी 1353 वोट लेकर तीसरे नंबर पर, जबकि कलअदम तहरीक लब्बैक पाकिस्तान 1210 वोट लेकर चौथे नंबर पर है। PTI 1121 वोट लेकर पाँचवें नंबर पर इस वक्त मौजूद है। इलेक्शन के नताइज आने का सिलसिला अब भी जारी है, लेकिन यहाँ पर अभी से ही जो मुस्लिम लीग नून है उसकी फतह वाज़े होती जा रही है, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा लीड के साथ मुस्लिम लीग नून जो है वो आगे है। ताम अभी तकरीबन 150 से ज़ायद पोलिंग स्टेशन बताए जाना बाकी हैं। हतमी फैसला तो तभी होगा जब सारे पोलिंग स्टेशंस के रिजल्ट आ जाएंगे। जी बहुत शुक्रिया खावर हुसैन, हमें डिटेल से आगाह करने के लिए। कराची के हल्के NA 249 में पोलिंग का अमल खत्म होने के बाद GCT कॉलेज में पोलिंग स्टेशन के नताइज इकट्ठा करने का सिलसिला अभी जारी है। हमारी नुमाइंदा हिरा ज़की मौजूद हैं डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग ऑफिसर नदीम हैदर के साथ, उनसे मजीद तफसील जानेंगे। हिरा, बताइएगा नदीम हैदर का क्या कहना है?
جی ہاں بالکل، آج حلقہ NA 249 میں ضمنی انتخاب کا دن مکمل ہوا اور مختلف سیاسی جماعتوں کی طرف سے شکایات بھی موصول ہوئیں جس میں فوری ایکشن بھی لیا گیا. ہم یہاں پر اس وقت موجود ہوں میں GCT اسکول ٹیکنیکل اسکول میں کالج میں، جہاں پر میں سید ندیم حیدر جو کہ DRO ہیں NA 249 کے، ہم ان سے بات کریں گے. سر مجھے بتائیے گا آج کا پورا دن جو ہے وہ الیکشن کی گہما گہمی رہی، کچھ شکایتیں بھی موصول ہوئیں اور اس طرح کے انتظامات دیکھنے میں آئے جو خاصے شفاف الیکشن رہے، کیا کہیں گے؟ جی سب سے پہلے تو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ جس نے ایک ہمیں ہمارے اس کا مقصد میں کامیابی عطا کی اور ایک پرامن اور شفاف الیکشن کا انعقاد ممکن ہو سکا. کچھ چھوٹی موٹی جو شکایتیں تھیں اس کے اوپر ہم نے فوری طور پہ ایکشن بھی لیا اس میں، لیکن اتنے زیادہ کوئی اوفینسز نہیں تھے. صرف یہی تھا کہ پارلیمنٹیرینز جن کے داخلے پہ پابندی تھی کہ وہ کانسٹیٹوئنسی میں نہ آئیں، لیکن وہ لوگ آئے تھے، انہوں نے وزٹ کیا تو جہاں ان کی رپورٹ ہوئی وہاں ان کو ہم نے ایکسپیل بھی کیا. کچھ غیر حتمی غیر سرکاری نتیجہ بھی آ رہا ہے، اس کے مطابق کیا کہیں گے کہ کون سی جماعت دیکھیں ابھی کچھ کہنا قبل از وقت ہے، لیکن یہ کہ رزلٹ ہمارے پاس آ رہا ہے. آفیشیلی تو ہمارے پاس ابھی آنا شروع ہوا ہے، ان آفیشیلی جو آ رہے ہیں وہ تو پولنگ اسٹیشن سے ڈائریکٹلی اگر کوئی لے رہا ہے تو وہ ہے، لیکن ہمارے پاس جو آفیشیل آتا ہے ہم اس کو چیک کرتے ہیں، پھر اس کو ہم کمپائل کرتے ہیں، اسی کی بنیاد پہ ہم نتیجہ تیار کرتے ہیں. ہمارے ساتھ موجود ہیں DRO سید ندیم حیدر جو کہ ہمیں بتا رہے تھے کہ ابھی تک ان کے پاس کوئی آفیشیلی رزلٹ جو ہے وہ نہیں موصول ہوا ہے، لیکن غیر حتمی غیر سرکاری نتیجے کے طور پر جو 32 پولنگ اسٹیشن کا رزلٹ ہے اس میں مفتاح اسماعیل جو ہے پہلے نمبر پہ ہیں، جس میں دوسرے نمبر پہ جو ہے وہ قادر خان مندوق ہیں، تیسرے نمبر پر یہ پیپلز پارٹی کے ہیں اور PTI کے ہیں، اور اس کے بعد چوتھے نمبر پہ جو ہے وہ PSP کے امیدوار مصطفیٰ کمال ہیں. دیکھنا یہ ہے کہ اب جب غیر حتمی غیر سرکاری نتائج جب آگے آتے جائیں گے تو وہ جیت کا سہرا کس کے ساتھ سجے گا، یہ کہنا قبل از وقت ہوگا. جی قومی اسمبلی کے حلقے NA 249 کراچی میں ضمنی انتخاب کے نتائج آنے کا سلسلہ جاری ہے. دن بھر پولنگ کا عمل آج جاری رہا. کہیں اسلحے کی نمائش تو کہیں دھاندلی کے الزامات لگتے رہے. MNA کھیل داس، فردوس شمیم نقوی اور دیگر اراکین اسمبلی کو حلقہ بدر بھی کیا گیا. PSP کی جانب سے بلدیہ ٹاؤن پولنگ اسٹیشن 109 کے پریزائڈنگ افسر اور عملے پر الزام عائد کیا گیا کہ پولنگ ختم ہونے کے بعد ملنے والا فارم 45 پر پریزائڈنگ افسر نے پہلے ہی سائن کروا لیے. پولنگ اسٹیشن نمبر 147 گریس فل گرامر اسکول سعید آباد پر PSP اور PTI کے کارکنان آمنے سامنے آ گئے. پولنگ اسٹیشن میں دو جماعتوں کے کارکنان کے درمیان جھگڑا بھی ہوا. پولنگ کے دوران سادہ لباس افراد کو بھی کھلے عام اسلحہ تھامے پولنگ اسٹیشن کے قریب دیکھا گیا، جن کی ویڈیو منظر عام پر آ گئی. رینجرز نے پریزائڈنگ افسر کو فائل میں نوٹوں کا لفافہ دینے والے مشتبہ شخص کو دھر لیا. مشتبہ شخص کا تعلق پاکستان پیپلز پارٹی سے ہے. دوسری جانب PMLN کے MNA کھیل داس کوہستانی اور PTI اراکین سندھ اسمبلی فردوس شمیم نقوی، بلال غفار اور دیگر کو حلقہ بدر کرنے کا حکم بھی جاری کیا گیا. لندن فلیٹ کی خریداری پر سرینا عیسیٰ کی پیش کردہ منی ٹریل کی کوئی قانونی حیثیت نہیں ہے. لندن فلیٹ سے متعلق سرینا عیسیٰ کی منی ٹریل خریداری سے مطابقت نہیں رکھتی. FBR کا قاضی فائز عیسیٰ کی اہلیہ سرینا عیسیٰ کے خلاف جمع کروایا گیا آرڈر پبلک ہو گیا. جاری آرڈر میں بتایا گیا ہے کہ MCB بینک میں جسٹس قاضی فائز عیسیٰ اور ان کی اہلیہ کا مشترکہ غیر ملکی کرنسی اکاؤنٹ تھا، جسے 2018 تک نہ تو جسٹس قاضی فائز عیسیٰ اور نہ ہی سرینا عیسیٰ نے اپنے اثاثوں میں ظاہر کیا. MCB کے فورن کرنسی اکاؤنٹ پر سرینا عیسیٰ کو قانونی تحفظ حاصل ہے، لیکن اکاؤنٹ کی ٹرانزیکشن پر FBR چھانبین کر سکتا ہے. سرینا عیسیٰ نے لندن فلیٹس کی خریداری پر سورس آف انکم کا حساب نہیں دے سکی. عید کی شاپنگ کے لیے چاند رات کا انتظار نہیں کریں. کورونا کی خطرناک صورتحال کو دیکھتے ہوئے ملک بھر میں چاند رات کے بازاروں پر پابندی لگا دی گئی ہے. مہندی، جیولری اور کپڑوں کے سٹالز پر مکمل پابندی ہوگی. تفریحی مقامات، پارکس، شاپنگ مالز، ہوٹلز 8 مئی سے 16 مئی تک بند رہیں گے. وفاقی ملازمین کو 9، صوبائی ملازمین کو عید کی 8 چھٹیاں ملیں گی. زیادہ چھٹیوں کا مقصد کورونا کی وبا کو روکنا ہے. یوم علی، شب قدر، اعتکاف اور جمعۃ الوداع کے لیے جاری گائیڈ لائنز پر 1 مئی سے عمل درآمد ہوگا. گھر
घर रहो महफूज रहो। नेशनल कमांड एंड कंट्रोल ऑपरेशन सेंटर ने खतरनाक कोरोना वबा से बचाव के लिए नई गाइडलाइन दे दी। NCOC ने चांद रात बाजारों पर पाबंदी लगा दी। घर रहो महफूज रहो की हिकमत अमली के तहत तमाम मार्केट्स, दुकानें, कारोबार बंद रहेंगे। चांद रात को मेहंदी, ज्वेलरी और कपड़ों के स्टॉल्स पर भी मुकम्मल पाबंदी होगी। तफरीही मुकामात, पब्लिक पार्क, शॉपिंग मॉल्स 8 से 16 मई तक बंद रहेंगे। बैनुल-सूबाई इंटर और इंट्रा सिटी ट्रांसपोर्ट पर भी 8 से 16 मई तक मुकम्मल पाबंदी रहेगी। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ईद पर तफरीही प्रोग्राम्स, फिल्म्स और ड्रामे नशर करेंगे। NCOC इजलास में फैसला किया गया कि 3 मई से 40 से 49 साल के अफराद की वैक्सीनेशन शुरू की जाएगी। बैनुल-अक़वामी परवाजें भी 5 से 20 मई तक कम कर दी जाएंगी। फैसले पर नजरसानी 18 मई को होगी। इजलास में फैसला किया गया कि सेहत की सहूलियात बढ़ाने के लिए 6000 मैट्रिक टन ऑक्सीजन और 5000 ऑक्सीजन सिलेंडर दरामद किए जाएंगे। वफाकी मुलाजमीन को ईद पर 9 और सूबाई मुलाजमीन को ईद पर 8 छुट्टियां मिलेंगी। यौम अली, शब कदर, एतकाफ, जुम्मतुल विदा के लिए जारी गाइडलाइंस पर अमल दरामद 1 मई से होगा। कोरोना की तीसरी लहर ने वफाकी दारुल हुकूमत को अपनी लपेट में ले लिया है। गुज़िश्ता 24 घंटों में इस्लामाबाद में 5651 टेस्ट किए गए। 500 नए मरीज रिपोर्ट भी हुए हैं। तफसीलात के लिए रुख कर लेते हैं हैदर शिराजी का। हैदर, ये बताइएगा क्या सूरत हाल है इस वक्त इस्लामाबाद की? जी, वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में केसेस में बतदरीज इजाफा हो रहा है और गुज़िश्ता 24 घंटों में इस्लामाबाद में 5651 टेस्ट किए गए, जिनमें से 509 केसेस रिपोर्ट हुए। इसके अलावा दीगर अगर केसेस की बात की जाए गुज़िश्ता दिनों की, क्योंकि ये आदाद शुमार बहुत ज़्यादा तकलीफ देह हैं। 24 क्योंकि परसों जो आदाद शुमार जारी किए थे तब 354 केसेस रिपोर्ट हुए थे और आज 509 केसेस रिपोर्ट हुए हैं, यानी मुसलसल इजाफा हो रहा है। और इस्लामाबाद में जो परसों के केसेस थे, वो परसों जो इन्होंने चेक किया था लोगों को, वो 4423 था और आज 5651 लोगों को चेक किया गया, टेस्ट किया गया। लेकिन जो उसमें शरह है वो 8% से ज़ायद बढ़ रही है, इसीलिए 509 केसेस रिपोर्ट हुए हैं। और इस्लामाबाद में ऑक्सीजन के हवाले से भी हमें शिकायत इस्लामाबाद में कोरोना के केसेस में मुसलसल इजाफा हो रहा है। हैदर शिराजी अपडेट कर रहे थे, शुक्रिया आपका। कोरोना वायरस की खतरनाक तीसरी लहर कहर ढाने लगी है। लाहौर में 24 घंटों के दौरान मजीद 1304 मरीज रिपोर्ट हुए हैं। तशवीशनाक मरीजों की शरह 88% से ज़ायद तक जा पहुंची है। ज़ेरे इलाज 34 मरीज दम तोड़ गए। सरकारी अस्पतालों में क्या सहूलियात फराहम की जा रही हैं, ये जानेंगे। हमारे नुमाइंदे वक़ार शौकत इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। वक़ार, ज़रा बताइएगा लाहौर भर में मजमूई सूरत हाल इस वक्त कैसी है? जी बिल्कुल, लाहौर में कोरोना वायरस की सूरत हाल ख़तरनाक जो है वो होती जा रही है। लाहौर में जो है वो 24 घंटों के दौरान ज़ेरे इलाज 34 मरीज़ जो है वो जान की बाजी हार चुके हैं। इसी तरह जो है वो महकमा सेहत की रिपोर्ट के मुताबिक जो है वो 1304 मरीज़ मज़ीद जो है वो रिपोर्ट भी हुए हैं। और ये भी कहा जा रहा है कि लाहौर के 18 अस्पतालों में इस वक्त जो है वो वेंटिलेटर पर जो मरीज़ हैं उनकी शरह जो है वो 88.4 तक पहुँच चुकी है। पुलिस और पाक फ़ौज के जो है वो दस्ते आज भी जो है फ्लैग मार्च के ज़रिए लोगों में आगाही करते रहे। 6 बजे के बाद तमाम दुकानों को सख्ती से हुक्म दिया गया कि कोई भी दुकान खुली ना रहे, जो भी दुकान खोलेगा उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। मगर शहरी जो है वो बिल्कुल बेहतियाती कर रहे हैं और रोज़ बरोज़ मरीज़ों की तादाद में इजाफा होते जा रहा है। जी, कराची में कोरोना SOPs की खिलाफ वर्जियों पर कार्रवाइयाँ जारी हैं। असिस्टेंट कमिश्नर सदर ने पाक फौज के हमरा सदर मार्केट में कवायद और ज़वाबित का जायजा लिया। SOPs की खिलाफ वर्जी पर मोबाइल मार्केट समेत 200 दुकानों को सील कर दिया गया, जबकि 24 दुकानों पर 89,000 रुपए के जुर्माने भी किए गए। असिस्टेंट कमिश्नर सिविल लाइन ने कोरोना SOPs की खिलाफ वर्जी पर DH बुखारी कमर्शियल में 6 सैलून और एक जिम को सील कर दिया। असिस्टेंट कमिश्नर आराम बाग ने मीठा दर में 175 से ज़ायद दुकानों को सील किया। असिस्टेंट कमिश्नर गार्डन ने निश्चित रोड पर कार्रवाई करते हुए 3 मशीनरी स्टोर समेत 7 दुकानों को सील कर दिया। खैबर पख्तूनख्वा में 24 घंटे के दौरान कोरोना के मजीद 36 मरीज दम तोड़ गए। सूबे भर में अमवात की मजमूई तादाद 3276 तक जा पहुंची। 24 घंटों के दौरान 1034 नए केसेस भी मंजर आम पर आए। KP में मरीजों की मजमूई तादाद 1,17,557 तक पहुंच गई है। मर्दान में लॉकडाउन के मौसर असरात सामने आना शुरू हो गए। कोरोना वबा की शिद्दत में खातिर खा कमी देखने में आई है। बीमारी की शरह 48 से कम होकर 14% पर पहुंच गई। मर्दान मेडिकल कॉम्प्लेक्स में 43 जबकि DHQ अस्पताल मर्दान में 68 मरीज से सेहतयाब
हो चुके हैं। डिस्ट्रिक्ट कमांड एंड कंट्रोल रूम इंचार्ज डॉक्टर हामिद खान कहते हैं किसी भी मुश्किल हालात से निपटने के लिए मर्दान मेडिकल कॉम्प्लेक्स और डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स अस्पताल में मजमूई तौर पर 18 वेंटिलेटर्स और 368 ऑक्सीजन सिलेंडर्स मौजूद हैं। बलूचिस्तान के 13 अजला में कोरोना की शरह में इजाफा हो गया, केसेस बढ़ने लगे हैं और अस्पतालों में तेजी से नए मरीज भी आने लगे। ऑक्सीजन की कमी को पूरा करने के लिए PDMA ने ऑक्सीजन सिलेंडर भिजवाना शुरू कर दिए हैं। देखते हैं इसी बारे में कोयटा से बुशरा कमर की रिपोर्ट। कोरोना के फैलाव के खदशे के पेश नज़र हुकूमत के अहकामात पर महकमा PDMA ने सूबे के तमाम अजला में ऑक्सीजन सिलेंडर की फराहमी शुरू कर दी। डायरेक्टर जनरल PDMA का कहना है कि हुकूमत ने ऑक्सीजन की जरूरत को पूरा करने के लिए 200 मिलियन रुपए के फंड जारी किए हैं। प्रोविंशियल गवर्नमेंट ने बाकायदा 2600 हमारे जो नए ऑक्सीजन सिलेंडर्स हैं उनकी प्रोक्योरमेंट की भी हमें उन्होंने इजाज़त दी और उन्होंने इंस्ट्रक्शन जारी कर दिए और उसके लिए बाकायदा प्रोविंशियल गवर्नमेंट ने फंड्स भी जारी कर दिए। अभी तक सूबे के 25 अजला में 300 से जायद ऑक्सीजन सिलेंडर पहुंचा दिए गए हैं। डायरेक्टर PDMA ने बताया कि सिलेंडर्स को रिफिल करने की जिम्मेदारी भी PDMA सरअंजाम दे रहा है। हेल्थ डिपार्टमेंट ने जो बताया है वो हमने जो है पूरा कर दिया है। अब ये किया हुआ है कि एक बाउज़र जो है पूरा वो हम PDMA में गला के खड़ा करेंगे और एक जो है वो हम रखेंगे खुदा न खास्ता इमरजेंसी में। 2 तो हमारे पास पड़े होंगे। फर्दर जितने भी वो हॉस्पिटल में जो है डेली बेसिस पे जो है हम सिलेंडर उठा रहे हैं और उसको रिफिल कर। हंगामी सूरत हाल से निपटने के लिए भी PDMA कराची से 2 लिक्विड ऑक्सीजन सिलेंडर कैप्सूल व्हीकल्स मंगवा रहा है। कैमरामैन फतेह मोहम्मद के साथ बुशरा कमर, GTV न्यूज़, कोयटा। वज़ीर आज़म इमरान खान का कहना है कि सऊदी अरब में पाकिस्तानी सिफारत खाने ने तारकीन वतन से ताउन नहीं किया, सहूलियात देने के बजाय उनसे पैसे वसूल किए गए। मामले की आला सतह पर तहकीकात करवा रहे हैं। वहाँ से ज़्यादातर स्टाफ को वापस बुलाया जा रहा है। बदसलूकी के जिम्मेदारों के खिलाफ एक्शन होगा। मुझे पता चला कि सऊदी अरेबिया के अंदर हमारी एम्बेसी ने जो उनको सर्विस देनी चाहिए थी, जो उनका ध्यान रखना चाहिए था हमारे सऊदी अरेबिया में लेबर को, वो उन्होंने नहीं दिया। कल मैंने पूरी इसके ऊपर फुल स्केल इंक्वायरी कराई है। एम्बेसडर के ऊपर पूरी मैं इंक्वायरी करवा रहा हूँ। मैं ज़्यादा स्टाफ वापस बुलवा रहा हूँ पाकिस्तान। और जब ये इंक्वायरी के रिजल्ट्स आएंगे तो जो जो जिम्मेदार हैं जिन्होंने मिसट्रीट किया हमारे लेबर को और जो उनका काम है सबसे बड़ा, उन सब के खिलाफ मैं एक्शन लूँगा। एक हम इनकी मिसाल बनाएंगे कि ये इनका जो सबसे बड़ा काम है उनकी मदद करना, बजाय मदद करने के मुझे ये भी रिपोर्ट्स आई है कि उनसे पैसे लिए जाते थे। आज सिर्फ इसलिए कह रहा हूँ इसमें पूरी इन्वेस्टिगेशन अब हो रही है, बड़ी हाई पावर्ड इन्वेस्टिगेशन हो रही है और जिन जिन लोगों ने हमारी लेबर को से एक्सटॉर्ट किया, मिसट्रीट किया, अपना काम नहीं किया, उनके ऊपर हम एक मिसाली सजाएं देंगे उनको। आज इसी प्लेटफॉर्म से अपनी एम्बेसीज़ को एक पैगाम देना चाहता हूँ जो बाहर है कि आपकी जो सबसे इम्पॉर्टेंट ड्यूटी है वो इनका ध्यान रखना है जो हमारे पाकिस्तान में पाकिस्तान की लेबर वहाँ काम कर रही है, जो मजदूर तबका, जो पैसे वाले लोग हैं उनके लिए तो फिर भी इतने प्रॉब्लम्स नहीं होते। गवर्नर बलूचिस्तान का हुमा किसके सर बैठेगा? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने गौर व फौज शुरू कर दिया है। गवर्नर की तब्दीली पर पार्टी ने इस बात पर इत्तेफाक किया है कि नया गवर्नर बलूचिस्तान PTI से ही होगा। ज़राए का कहना है कि कुछ देर भी तहरीक इंसाफ की अरकान असम्बली का इजलास मुतवक्के है जिसमें नए गवर्नर के नाम को फाइनल किया जाएगा। डॉक्टर मुनीर अहमद, हुमायूं जोगीजई और फैजुल्ला काकड़, सईद मंदोखेल, नसीबुल्लाह बारिजई और ज़हूर आगा के नामों पर गौर किया जाएगा। पार्टी इजलास के बाद हतमी नाम पार्टी क़यादत को भेजा जाएगा। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से पाकिस्तान में तैनात कोरियन सफीर की मुलाकात हुई है। ISPR के मुताबिक मुलाकात में इलाकाई सलामती सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। दिफाई शोबे से मुतालिक मामलात में ताउन पर भी गुफ्तगू की गई। मुलाकात में बाहमी ताल्लुकात, खत्ते में अमन इस्तेहकाम को वसअत देने के अज़्म का इयादा किया गया। सरबराह पाक फौज का कहना है कि पाकिस्तान जनूबी कोरिया के साथ ताल्लुकात को बड़ी अहमियत देता है। जनूबी कोरिया के सफीर ने अफगान अमन अमल में पाकिस्तान की खुसूसी तारीफ की। उम्मुल मोमिनीन हज़रत सैयदा आयशा सिद्दीक़ा बिनते अल सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हुमा का यौम विसाल 17 रमज़ानुल मुबारक को इंतहाई अक़ीदत और एहतराम के साथ मनाया जा रहा है। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हुमा की सीरत, कमालात और फ़ज़ाइल का तज़किरा जानिए इस रिपोर्ट में।
ام المومنین کا نام عائشہ، آپ کے القاب صدیقہ اور حمیرہ اور حبیب اللہ یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبوب ترین شریک حیات۔ آپ کی ولادت نبوت کے 5ویں سال شوال سن 9 قبل ہجرت یعنی جولائی 1614 عیسوی کو مکہ مکرمہ میں ہوئی۔ آپ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی صاحبزادی تھیں۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ کا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے عقد مبارک مکہ مکرمہ میں نبوت کے 10ویں سال انجام پایا۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ کے فضائل میں ارشاد نبوی ملتا ہے، اے عائشہ، کیا تم اس بات پر راضی نہیں ہو کہ تم دنیا اور آخرت دونوں جہانوں میں ہی میری بیوی ہو؟ ایک اور مقام پر ارشاد فرمایا، عائشہ کو تمام عورتوں پر ایسی ہی فضیلت حاصل ہے جیسے سرید کو سب کھانوں پر۔ سرید ایک ایسا کھانا ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بے حد پسند تھا۔ ذخیرہ احادیث میں ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ سے مروی احادیث نبویہ کی تعداد کم و بیش 2210 ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم وصال سے قبل 13 دن علیل رہے، جن میں سے آخری 8 دن حضرت نے حضرت عائشہ کے حجرے میں گزارے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ نے اپنی زندگی کا باقی حصہ مدینہ منورہ میں نہایت وقار اور خاموشی سے گزارا اور دین کی اشاعت و تبلیغ میں مصروف رہیں۔ آپ 17 رمضان المبارک سن 58 ہجری کو فوت ہوئیں۔ آپ کی تدفین آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی وصیت کے مطابق مدینہ منورہ کے قبرستان جنت البقیع میں کی گئی۔ اور خبر آپ کو دیں گے کھیل کے میدان سے۔ پاک زمبابوے ٹیسٹ سیریز کے پہلے ٹیسٹ میچ کے پہلے دن کا کھیل ختم ہو گیا ہے۔ دن کے اختتام پر پاکستان نے بغیر کسی نقصان کے 103 رنز بنا لیے ہیں۔ ٹاس جیت کر زمبابوے نے بالنگ کا فیصلہ کیا۔ پاکستانی بالرز نے زمبابوے کے بلے بازوں کو چلنے ہی نہیں دیا۔ پوری ٹیم 176 رنز بنا کر آؤٹ ہو گئی۔ پاکستان کی جانب سے حسن علی اور شاہین شاہ آفریدی نے 4 کھلاڑیوں کو آؤٹ کیا۔ 1 وکٹ نعمان علی نے حاصل کی۔ 1 کھلاڑی رن آؤٹ ہوا۔ دن کے اختتام پر عابد علی 56 اور عمران بٹ 43 رنز بنا کر کریز پر موجود ہیں۔ سول ایویشن اتھارٹی نے نیا سفری ہدایت نامہ جاری کر دیا۔ کورونا مریضوں کے پیش نظر کیٹیگری سی میں شامل 23 ممالک کے مسافروں کی آمد پر پابندی کی مدت میں توسیع کر دی گئی۔ کیٹیگری سی کے ممالک پر سفری پابندی 4 مئی تک نافذ العمل رہیں گی۔ مزید تفصیل جانیں گے، نمائندہ خصوصی جاوید اصغر چودھری ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ جاوید اصغر، کیا ہدایات جاری کی گئی ہیں مزید؟ جی بالکل، کورونا سی کی وائرس کی تیسری خطرناک لہر کے پیش نظر سی اے نے نیا سفری ہدایت نامہ جاری کر دیا ہے۔ کیٹیگری سی میں شامل بھارت میں 23 ممالک مسافروں پر سفری پابندی میں مزید 4 مئی تک توسیع کر دی گئی ہے۔ اس سے قبل یہ مدت 30 اپریل تک تھی، جبکہ کیٹیگری سی میں جنوبی افریقہ، برازیل، زمبابوے، بھارت، کینیا، تنزانیہ، روانڈا، موزمبیق سمیت 23 ممالک مسافروں کی آمد این او سی کی گائیڈ لائن سے مشروط کر دی گئی ہے۔ اور کیٹیگری اے میں 20 ممالک جن میں آسٹریلیا، بھوٹان، چین وغیرہ شامل ہیں، ان کے ممالک کے مسافروں کے لیے کورونا ٹیسٹ کرونا لازمی نہیں ہوگا، جبکہ کیٹیگری بی ممالک مسافروں کے لیے PCR ٹیسٹ کا دورانیہ 72 گھنٹے ہوگا۔ جی بہت شکریہ آپ کا جاوید اصغر۔ خبر دیں گے بھارت سے، جہاں کورونا سے مرنے والوں کی تعداد نئے ریکارڈ بنانے لگی ہے۔ 24 گھنٹوں میں 3600 سے زائد بھارتی کورونا کے ہاتھوں مارے گئے۔ آندھرا پردیش میں بھی کورونا نے بھارتیوں کے گھر اجاڑنا شروع کر دیے۔ کورونا سے مرنے والی ماں کی لاش کے بیٹے موٹر سائیکل پر شمشان گھاٹ تک لے جانے پر مجبور ہو گئے۔ کورونا سے نمٹنے پر ناکامی پر بھارتیوں نے مودی سے مستعفی ہونے کا مطالبہ شروع کر دیا۔ فیس بک نے مودی استعفیٰ دو کے مطالبے کو اپنی ویب سائٹ سے ہٹا دیا۔ نیوز بلیٹن سے فی الحال اتنا ہی۔ ایک بریک کے بعد حاضر ہوں گے ہیڈ لائن کے ساتھ، دیکھتے رہیے GTV نیوز۔